राकेश गर्ग जी। Yes, sir. हाँ हेलो, आई एम आल्सो प्रणाम फ्रॉम सर। जयपुर। प्रणाम Yeah, I am सर। from Jaipur. अच्छा, कहाँ जयपुर में? जयपुर में सर टोंक रोड है एक, गोपालपुरा बाईपास, वहाँ पे हाँ कीर्ति तो। नगर कॉलोनी। कीर्ति अच्छा नगर वहाँ पे। अरे आप तो आधा पौन किलोमीटर पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप भी जयपुर से हैं सर? हाँ, त्रिवेणी नगर चौराहे के पास रहता हूँ। हाँ, तो पास ही है सर, ये त्रिवेणी नगर पुलिया के साइड में मेरा घर है सर। अच्छा चलो, आपको नंबर बताओ, मोबाइल नंबर। 9782056261। 9782056261। हाँ सर, आपका ही बताएंगे? मेरा ले लीजिए, 9660 9660 22 22 33 33 11। 11। हम्म। ठीक है सुनील जी। बात करेंगे फिर। ठीक है सर। नाइस टॉकिंग। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। सुनील जी, आपने वास्तु का भी किया था ना? आचार्य जी प्रणाम। हेलो। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपने तो आज वो महामंत्र लगा के आनंद करा दिया शुरू में। सही बात है। अरे 10 किलो वजन हाँ कम हो गया। सर, मैं ये गीता ही पढ़ रहा था अभी सर प्रोग्राम के प्रणाम। पहले, नमस्कार सर। पिछले 1-2 घंटे से। प्रणाम। किसका 10 किलो वजन कम हो गया? सर नहीं, हम मैं घर पे बात कर रही थी, सॉरी सर। नोट कर लीजिएगा, बाकी सब लोग। वजन वजन कम करने का उपाय बता दीजिए। जरूर बताएंगे जी, जरूर बताएंगे। नहीं, अंजू जी का हुआ है ना कम। अच्छा, अंजू जी का कम हुआ है तो अंजू जी को बोलेंगे, ग्रुप के अंदर शेयर करवा देंगे। है ना? तो सभी लोगों को जय श्री राम, जय जय श्री श्री जय कृष्ण। राम। जय श्री जय जय नमस्ते। श्री श्री सनातन राम। राम। धर्म की जय जय श्री श्री राम। कृष्ण। जय श्री राम सर, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सो अब आप सब लोगों को म्यूट कर दिया गया है, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन दूसरों को डिस्टरबेंस नहीं हो इसीलिए ये थोड़ी सी सख्ती उठानी पड़ती है। होपफुली आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, और लगता है कुछ लोग एक दिन के अंदर सब कुछ सीख के चले गए हैं। वो लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे, हमें ध्यान नहीं रहा, और जो मेरे जैसे हैं वो आज यहाँ पे हमारे साथ में है। तो आप सभी का इस न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स के सेकंड डे में सभी का वेलकम करता हूँ मैं एकाग्र एस्ट्रो वास्तु प्लेटफॉर्म से, जो कि अब आप लोगों का है। आप लोगों से ही ये प्लेटफॉर्म बना है, और आप लोगों के द्वारा ही ये प्लेटफॉर्म आगे जाएगा। काफ़ी लोग हमारे साथ कनेक्ट है अलग अलग जगह से, जैसे भी राकेश जी और सुनील जी बात कर रहे थे। देखिए कोइंसिडेंस के जयपुर से आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर के अंदर बैठे है ना, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल गए, देखिए है ना। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये जो भी ऑकल्ट साइंस है ना, चाहे न्यूमेरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी ब्रांच हो इसकी, ये कब काम करेगी? आपकी बिलीफ और आपका फेथ, यानी कि आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास कितना है। अगर विश्वास है वो भोले शिव है, और अगर विश्वास नहीं है वो सिर्फ पत्थर है। तो हमारे अंदर, हमारे जो शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, जो हमारी संस्कृति, जो हिंदू सनातन धर्म की धरोहर, इतनी शक्ति उसके अंदर कि हम हमारी आस्था से, हम हमारे विश्वास से उस पत्थर के अंदर भी भगवान पूजते हैं, और यही हमारा विश्वास है कि हाँ वो भगवान हमको ब्लेस करते हैं। ये विश्वास है। आप सबने सुना होगा, मैंने भी सुना, पढ़ा था, हम लोग थे तो नहीं उस वक्त। तो कहते हैं कि ये जो हमारा हिंदुस्तान, जो हमारा भारत विश्व गुरु हुआ था। विश्व गुरु क्यों हुआ था? उसके दो रीज़न थे। एक तो इसे सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे इतनी अकूत संपदा थी,
उसकी वजह से पूरा विश्व सबकी निगाह किसके ऊपर थी? इस हिंदुस्तान के ऊपर। और दूसरी जो हमारी बैकबोन, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम था, वो था हमारा एजुकेशन सिस्टम। आपने सुना होगा विश्व प्रसिद्ध 2 यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे इंडिया से भी लोग आते थे स्टडी करने के लिए, एक नालंदा और एक तक्षशिला। ये यूनिवर्सिटीज़ तो बाद में बनी, उसके पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे उनमें इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, इतना स्पिरिचुअल, इतनी पावर, कनेक्टिविटी, साधना, योग इतना कर रखा था कि यही हमारा सनातन धर्म है जिसने एस्ट्रोनॉमी तो आए हुए मेरे हिसाब से 200-300 साल ही होंगे, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी ने इस पृथ्वी से उस सूर्य की दूरी को नाप लिया था। और आप सब लोगों को अगर हनुमान चालीसा याद है या पता है, पढ़ा तो होगा ही सबने, तो उसके अंदर एक ही लाइन आती है, युग सहस्त्र योजन पर मानो। एक युग, सहस्त्र और योजन, इन सब का जब कैलकुलेशन किया तो एस्ट्रोनॉमी वालों ने जब अपने इक्विपमेंट लगा के अपने टूल से उस चीज़ को सेलेस्टाइन स्टडी किया तो एग्जैक्ट वही फिगर मिला उनको इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी का। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारा गर्व होना चाहिए हमें हमारी संस्कृति के ऊपर। पर पता नहीं फिर भी क्यों हम लोग वेस्टर्न की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। और जो वेस्टर्न वाले लोग हैं जो पहले भी इसको मानते थे कि ये रूट्स, जड़ें, आप चाहें तो यूएस की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, हमारे वेदों के, हमारे शास्त्रों के वहाँ पे ट्रेसेस अभी भी हैं, वहाँ पे उनकी कॉपीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। और यही रीज़न है कि वो लोग, आपने देखा भी होगा, हम लोग आए दिन ये अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है तो इतना तो पता चलता है कि कितने लोग इस अपने हिंदू, इस सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म यानी हिंदुस्तान, भारत के उस धर्म, उस सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ जिसको लोग अपना रहे हैं। और उन्होंने इसका नाम दिया है, आजकल एक ट्रेंड चला है वीगन, सुना होगा आपने, वीगन। जो लोग ये जो तमस, जो तामसिक, इन्होंने जितना खाया, जो भी पिया, अलग अलग जो भी कल्चर थे उनके, लेकिन उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर अपने जीवन को, अगर अपने लाइफ को सुधारना है, उसको एक अच्छी स्टेज के, अच्छी स्टेज का मतलब ये नहीं होता है कि हम पैसा कमा लिया, हमने वो कर लिया, वो ऐसा नहीं। आप अपनी लाइफ के राइट वैल्यूज़ को अगर अचीव करना चाहते हो तो इस रिलीजियस की तरफ आपको आना पड़ेगा। ये एक ऐसी सनातन परंपरा है जो आपको कनेक्ट कर देगी उस डिवाइन सोल के साथ। ये पावर उनको समझ में आ गई और वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और जब आपको पता होगा, हमने पढ़ा भी था कि जो ब्रिटिश आए थे अपने यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, और वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाए थे, तो उनको वहाँ पे बुला के पूछा गया था, भाई क्या हुआ, आप सब जगह जाते हो, वहाँ पे सारी सक्सेस होती है, तो ये हिंदुस्तान के अंदर आप लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हो? तो उनका एक जवाब था कि वहाँ का जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जो बैकबोन है उस देश की, उस भारतवर्ष की, वो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। जब तक वो एजुकेशन सिस्टम रहेगा तब तक उनके ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता, क्योंकि बुरा मत मानिए लेकिन ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का ही पुण्य प्रताप है कि आप लोग, हम लोग ये जॉब और नौकरी की तरफ, हमारा जो माइंडसेट था उसको जॉब की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। बाकी अगर हिंदुस्तान की बात करें, पुरानी शिक्षा प्रणाली की बात करें, आप सब लोगों को ध्यान है हमारे यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, श्रवण विद्या होती थी, गुरु बोलते थे उसको शिष्य सुनते थे, उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उतारते थे। एक टाइम तक गुरुकुल के अंदर रखा जाता था, चाहे राजा का बच्चा हो चाहे आम जनता का बच्चा हो। हर एक धर्म, हर एक लोगों का अलग अलग वर्ग था। क्षत्रिय का काम था लड़ाई करना, सिक्योर करना, बनिए का काम था उसकी इकोनॉमी को चलाना, है ना। किसान, कृषक होते थे, उनका काम था अन्न पैदा करना।
तो हमारे यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी कि लेन देन, आदान प्रदान। 4 जने मिलके कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी ने अनाज उगाया तो कोई बर्तन बना रहा है, तो कोई कपड़े बना रहा है। तो अनाज उगाया, उसको खाने के लिए बनाएगा तो उसको बर्तन की जरूरत पड़ेगी, पहनने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ेगी। जो कपड़ा बना था उसको खाने के लिए अन्न चाहिएगा, उसको पकाने के लिए बर्तन चाहिए। तो इस तरीके से एक्सचेंज करते थे, है ना, चीजों का आदान प्रदान होता था। और दिस इज द बेस ऑफ बिजनेस। तो अगर बात करें हम इंडियंस की, तो इंडियंस तो पैदाइशी उनके संस्कारों में, उनके जीन्स के अंदर ये बिजनेस ही था। यहाँ पे जब हमारा एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया था, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता तो ब्रिटिश कभी भी इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर पाते। तो उनको सबसे पहले इसी को डिस्ट्रॉय करना था। उन्होंने हमारे इतने सारे जो वेद शास्त्र, इतनी सारी जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे विद्वानों ने जो प्रिडिक्शन, जो उन्होंने सीखा, उन्होंने जो रिसर्च किया था, वो सब जल गया। और अगर एक फिगर आउट हुआ है कि उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 साल लग गए थे। जब उन चीज़ों को आग के अंदर झोंका गया था, उन चीज़ों को पूरा जलने के अंदर 2 साल लगा था। आप सोच के देखिए, इतनी मेजर चीज़ें थी वो हम तक पहुंच ही नहीं पाई। हम तो सिर्फ 1% के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सोच के देखिए, अगर 1% इतना पावरफुल हो सकता है, जो पहले भी था और अभी भी है, वो लोगों को इसकी तरफ ला सकता है, तो अगर हमारे पास वो 99% अगर आ जाता तो फिर हम क्या कर सकते थे। सॉरी, मैं थोड़ा सा टॉपिक से कोई दूसरी चीज़ बताने लग गया, बट ये हमारी एक्चुअल पावर है इस सनातन धर्म की। इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो ये मेरा सोशल कैंपेन है, जिनसे मैं सीखा और उन्होंने मुझे सिखाया, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और मैं यही होप करता हूँ कि जो मुझसे जो भी आज बैठे मेरे सामने, अगर मुझसे थोड़ा सा भी एग्री करते हो, तो कम से कम इतना कर लेना कि जो आप यहाँ से सीखें और समझें, अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना। और सिर्फ 5 लोगों की लाइफ के अंदर पॉजिटिवली चेंजेस लेके आ जाना। ये मेरे कोर्स की फीस होगी, और कुछ कोर्स की फीस नहीं चाहिए मुझे। जो ये YouTube चैनल है या जो ये ग्रुप है जहाँ पे ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं और आगे भी लोड होते रहेंगे, तो आप कम से कम एक जना भी अगर 5 लोगों को इस चीज़ से साथ जोड़ देगा, ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए। और उन लोगों की लाइफ के अंदर आप चेंजेस लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग, कुछ पॉजिटिव क्रेडिट्स आपकी लाइफ में भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बोर हो गए होंगे सब जने, है ना। ये क्या आदमी आके बैठ गया नाम फ्री कोर्स का, अपनी भाषणबाजी चालू कर दी जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी हैंड रेस कर रहे हैं, प्लीज़ एंड ऑफ द सेशन में सबसे बात करूंगा। कल भी हमने किया था, जब आप लोगों की क्वेश्चन क्यूरी ख़त्म हुई थी, तब मैंने सेशन को डाउन किया था। तो आज भी विश्वास रखिए, जो भी होगा बात की जाएगी। और चले स्टार्ट कर लेते हैं टाइमली, ताकि बहुत से लोग हैं वो वेट कर रहे हैं ना। तो कल जो हमने किया था, मुझे रात को काफ़ी सारे मैसेजेस मिले थे कि हम लोग ज्वाइन करने के लिए हम वेट कर रहे थे, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हम लोग ज्वाइन हो नहीं पाए, लिंक ब्लू नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता तो फिर कोई ज्वाइन नहीं कर पाता। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज्वाइन बिफोर टाइम। एंड में जो, क्योंकि जब मैं ये स्क्रीन शेयरिंग चालू कर दूंगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो मुझे नहीं पता चलता। तो हो सकता है जो लोग लेफ्ट हो जाते हैं वो वापस रीजॉइनिंग के लिए अगर वेटिंग में बैठे, तो मैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ दोज पीपल जो मेरी वजह से शायद ज्वाइन नहीं कर पाए। बट मेरा कहीं भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको इस क्लास से दूर करूं। अगर ऐसा होता तो शायद ये ऑर्गेनाइज नहीं होती ये चीज़। तो आप लोग प्लीज़ टाइमली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ, मेरी टीम इस सिस्टम के ऊपर काम नहीं करती है, वो दिन में ही काम करते हैं। अगर वो होते तो शायद ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स नहीं देखने फेस करने को मिलती। बट कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जितना हो सकता है आप लोग
और प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी यही थी कि आप ऐसे नेटवर्क में आके बैठिए ताकि जब आप एक बार ज्वाइन हो जाएं तो आपका नेटवर्क लेफ्ट नहीं करवाए आपको। तो थोड़ा सा बस इसी चीज़ की आपसे सपोर्ट की होप है, तो अच्छे से। और अच्छा लगा होगा कल जिन्होंने भी सेशन अटेंड किया, और कुछ लोगों के मैसेज थे, उनके जिनाइन रीजंस थे कि वो ज्वाइन नहीं कर पाए, इसलिए हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर वो फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग हमने अपलोड कर दी। लेकिन उसका ये कतई मतलब मत निकालिएगा कि हम लोग डेली की क्लास रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, ऐसा नहीं होगा। जिनाइन रीजन है तो उसके लिए मैं पर्सनली कंसंट्रेट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इस तरीके से ये नहीं करूँगा। आप इसको सही वे में लें, क्योंकि इंटेंशन गलत नहीं है, बस थोड़ा सा आपकी प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को अटेंड कीजिएगा। जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ उसको आप प्रॉपर तरीके से ग्रेप कीजिएगा। तो जो आपने ये टाइम इन्वेस्ट किया है, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, अपना कीमती टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम का यूज़ हो जाए तब फिर मज़े वाली बात होगी। तो कल का जो था उसका एक फास्ट रिव्यू बता देता हूँ मैं। कल हमने बात की थी इस न्यूमेरोलॉजी होता क्या है। न्यूमेरोलॉजी बेसिकली नंबर्स को लॉजिकली विद साइंस के साथ में जो स्टडी करते हैं, जो डिकोडिंग किया जाता है, वही न्यूमेरोलॉजी होता है। न्यूमेरोलॉजी के ओरिजिन्स की बात की थी हमने। कुछ फॉर्म्स है जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुई, ऑलमोस्ट 100 के अप्रोक्सीमेट न्यूमेरोलॉजी की फॉर्म्स थी जिनके ऊपर काम किया गया। कुछ फॉर्म थी जो फेमस ज़्यादा हुई। सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट टेस्टिमोनियल जिसका मिलता है वो था कबाला न्यूमेरोलॉजी। उसके बाद जो आया वो अब्जाद न्यूमेरोलॉजी। उसके बाद जो आया वो था पाइथागोरियन। उसके बाद चाइनीज़, एंड देन जो हमारे सनातन धर्म की जो ऑकल्ट से हमारे जितने भी ऋषि मुनि ज्ञान विद्वान लोगों ने इसको कनेक्ट किया प्लेनेट के साथ में, और वो एक ट्रेंड बन के आया जिसका नाम है वैदिक न्यूमेरोलॉजी। तो प्रेजेंटली जो काम होता है अभी, वो काम किया जाता है वैदिक न्यूमेरोलॉजी। चाइनीज़ को ओनली ग्रिड तक हम लोग, जो आज हम बात करेंगे, वहाँ तक ही काम लेते हैं। उसके बाद हम वैदिक के ऊपर काम करते हैं। फिर पाइथागोरियन से मैंने बताया था 2 कॉन्सेप्ट लेते हैं हम। एक कार्मिक का, जो आपके पूर्व जन्मा के कर्मास हैं, उनका क्या आप डिवाइन के साथ, उन्होंने क्या आपके साथ में मैसेज भेजा है आपकी लाइफ में, उसको हम डिग आउट करते हैं। और एक होता है मास्टर्स नंबर, जिनके पास ये मास्टर्स नंबर जो उस डिवाइन ने दिया है, तो वो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है, या कह सकते हैं आप एडवांटेज मिलती है उन लोगों को। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कल बताया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स क्या था कि नो अबाउट योर डेस्टिनी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरोलॉजी। आप अपनी डेस्टिनी को जान सकते हैं इस न्यूमेरोलॉजी हेल्प से, क्योंकि ये टूल की तरह काम करती है ऑकल्ट साइंस पूरी, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे कुछ भी हो। मैंने कल भी बताया था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था, आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिवली चेंज करें, और अपने जो सराउंडिंग लोग हैं उनकी लाइफ के अंदर भी उनकी हेल्प कीजिए। कहते हैं ना, मदद से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तो उनकी लाइफ के अंदर एक स्माइल लेके आ जाएंगे, आपको दिल से बहुत अच्छा लगेगा, और उनकी दुआएं आपको मिलेगी। ये ऑब्जेक्टिव था, और ये कुछ था। डेली लाइफ के अंदर हमारे नंबर्स हमारे साथ कनेक्ट है। कुछ ऐसे नंबर है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। उसमें सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट नंबर आता है, जो वो नंबर्स हैं जो आपकी पूरी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं। आपकी पास्ट लाइफ को भी कर सकते हैं, आपकी इस लाइफ को भी डिकोड कर सकते हैं। वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो डिवाइन ने आपके साथ में अटैच करके भेजी है, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ टू एट द टाइम ऑफ योर डेथ। इस दुनिया से जब तक जाएंगे, उस अंतिम समय तक ये नंबर की वाइब्रेशन आपके साथ रहेगी, जिसको कोई बदल नहीं सकता। ये ऐसा नंबर है जिसको कोई नहीं बदल सकता। बाकी सारे नंबर्स आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन इसको कोई नहीं बदल सकता। सेकंड आता है आपका नाम। नेम ऐसा चीज है, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी मैंने बताया 2 चीजों के ऊपर काम करती है, नंबर्स 0 to 9 और अल्फाबेट। अल्फाबेट की वाइब्रेशन और नंबर्स की वाइब्रेशन के ऊपर काम किया जाता है। इसीलिए इस न्यूमेरोलॉजी को
वाइब्रेशन साइंस या स्पंदन शास्त्र भी बोला जाता है। वाइब्रेशन चेक की जाती है, गुड वाइब्रेशन, न्यूट्रल वाइब्रेशन और बैड वाइब्रेशन, ये चेक करते हैं। इस तरीके से काम होता है। तो नाम जो है वो नाम डिवाइन ने देके नहीं भेजा, नाम किसी न किसी ने आपका रखा होगा, चाहे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मम्मी पापा, नाना नानी, मौसी, बुआ, ताई, किसी ने रखा होगा। तो हाँ, दैट हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर उसकी वाइब्रेशन आपके साथ में मैच नहीं होती है तो। और न्यूमेरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी जो रेमेडी है जो मैंने बताया था वो यही है, नेम करेक्शन या नेम बैलेंसिंग। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नंबर आता है वो आता है आपका मोबाइल नंबर। आज के टाइम में बिजनेस हो गया, चाहे वर्क जॉब हो गया, चाहे एजुकेशन हो गई, सब ऑनलाइन इस इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। और वहाँ पे मोबाइल या आज हम जब कनेक्ट हैं इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, शायद आप मुझे जानते भी नहीं होंगे, ना ही मैं आप लोगों को जानता था कल से पहले, लेकिन एक ये ब्यूटी है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, ये पता नहीं कहाँ से लोग हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सब साथ में हैं। ऑफलाइन के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। तो ये जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल का नंबर है, उसकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल अभी प्ले कर रही है। थर्ड जो आपके साथ में नंबर अटैच होता है वो होता है आपका व्हीकल का नंबर। व्हीकल की वो वाइब्रेशन है जो आप डेली यूज करते हैं, है ना, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। फिर आपका हाउस नंबर, एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आप पैदा हुए, एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आप रह रहे हो, उस पर्टिकुलर प्लेस का एक नंबर है, वो वाइब्रेशन आपके साथ में अटैच है। फिर आपकी जब आपकी शादी, जब आपकी मैरिज हुई, तब एक और पर्सन आपकी लाइफ के अंदर अटैच हुआ, आपसे ज्वाइन हुआ। कुंडलियां मिली, कहते हैं ना, दो कुंडलियां, दो प्लैनेट्स आपस में मिले। न्यूमेरोलॉजी के अंदर दो नंबर्स की वाइब्रेशन आपस में मिली, वो नंबर्स आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है जिसकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में चलती है। वो है आपकी स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ और एक आपकी मैरिज डेट। स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा मैटर करती है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, इनको हम जब कंसल्टिंग के दौरान जब हम काम करते हैं, इन नंबर्स के ऊपर हम ज़रूर काम करते हैं। किसी ने कल क्वेश्चन भी किया था कि सर एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो जन्म टाइम होता है, जन्म तारीख होती है, तो अलग अलग समय पर उस हिसाब से अलग अलग कुंडलियाँ बन जाती है, बट ये न्यूमेरोलॉजी तो खाली नंबर्स यानी डेट के ऊपर काम करती है। तो उस डेट में तो हज़ारों लाखों लोग पैदा हुए, तो फिर उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके जो फर्दर आगे जो स्टडी होती है, जो और ज़्यादा डिटेल्स के अंदर वर्क होता है, उसके थ्रू हम, मैंने ये भी बताया था कि इवन अगर कोई ट्विन बेबी भी है तो भी हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे न्यूमेरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, ऑकल्ट की कोई भी ब्रांच हो, सब अपने आप में फुल साइंस है। आपको दूसरी किसी साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक साइंस के अंदर मास्टरी कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप निकाल के दे दोगे। आपको न्यूमेरोलॉजी के अंदर कुछ ऐसा लगा तो जहाँ वास्तु होती है वहाँ पे तो किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता है ना, फिर वो कैसे वर्क कर सकती है? नहीं ना, वो भी काम करती है ना। जो पामिस्ट्री, जो रैकी, जो टैरो है, उसमें तो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ इंट्यूशन बेस पे, जो आपकी वाइब्रेशन, जो ऑरा आपके साथ में है, उसी के ऊपर वो काम करके बता देते हैं। तो साइंसेस तो बहुत सारी है और बहुत परफेक्टली काम करती है। बस यही चीज़ है कि आप के पास नॉलेज कितनी है, या आप जिनसे कंसल्ट कर रहे हैं उनके पास कितना नॉलेज है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू कल का। अब आज जो मैंने रिक्वेस्ट की थी सबसे, और मैसेजिंग भी था, मेरी टीम ने डाला भी था, कि आज प्लीज़ नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आज, कल तो मैंने एक्सरसाइज की थी और आज आप एक्सरसाइज करोगे और मैं आराम से देखूंगा उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी।
वेलकम इन डे 2 न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स। जो हम बात कर रहे थे, जो हम ग्रिड यूज में करते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी से, उसका नाम है लोशो ग्रिड। ये देख लीजिए आप, ये होती है लोशो ग्रिड। जो लोग, काफ़ी लोग इसके अंदर ऑकल्ट बेस बैकग्राउंड से कनेक्ट हैं, पर जो लोग नए हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, प्लीज़ वो लोग आप अच्छे से देखिएगा। और जिनको भी, जो जानते भी हैं, एक बार रिव्यू होगा तो सर नुकसान नहीं है, उसमें वापस रिवाइज ही होगा। तो ये लोशो ग्रिड ऐसे होती है, 9 बॉक्सेस होते हैं, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल होते हैं। इस तरीके से नंबर प्लेस होते हैं। ये फिक्स फॉर्मेट है, इसको कोई चेंज नहीं करता है लोशो ग्रिड के अंदर। बाकी और भी सारी ग्रिड्स होती है जब हम काम करते हैं, पर बेसिक हम सबसे पहले इसी के ऊपर काम करते हैं। 492 टॉप रो के अंदर आता है, फिर 357 मिडिल रो के अंदर, फिर 816 लोअर रो के अंदर। ये है लोशो ग्रिड। ये कलर्स इसके हैं बेसिक, वो भी मैं बता दूंगा आपको। हर नंबर एक रेस्पेक्टिव प्लेनेट के साथ में कनेक्ट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे हम नंबर्स के एट्रीब्यूट्स की तरह, कैसे इनकी, क्या इनकी क्वालिटीज़ है, कैसे हम इनको चेक करते हैं, कैसे इनकी बैलेंसिंग और नॉन बैलेंसिंग को चेक किया जाता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये लोशो ग्रिड है, आप चाहें तो इसको बना लीजिए, 1 मिनट लगेगा, ताकि अभी जो काम करेंगे वहाँ पे हेल्प करेगी। और जैसा मैंने कल बोला था, आफ्टर द कोर्स जितनी भी स्लाइड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये सब आपको मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल जो भी है, आप लोगों की हेल्प के लिए। होपफुली ग्रिड नोट हो गया होगा। 9 बॉक्सेस बना लीजिए। 492 टॉप रो, मिडिल रो में 357, बॉटम रो में 316। अब इस लोशो ग्रिड की कहानी आगे देखते हैं हम है क्या। इस लोशो ग्रिड को हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं और मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लोशो ग्रिड है आपका। इसमें देखिए, सबसे पहले जो मैंने बोला, इट हैज़ गॉट 9 स्क्वायर। ये 3 रोज बनी हुई है और एक रो के अंदर 3 बॉक्सेस है, तो 9 स्क्वायर है टोटल। 3 इंटू 3 करें तो इसके साथ में अगर बात करें तो ये एवरी स्क्वायर इज डेजिग्नेटेड फॉर अ पर्टिकुलर नंबर। जो ये 9 बॉक्सेस है, इन 9 बॉक्सेस के अंदर, हर एक बॉक्स के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर को असाइन किया गया है। ये इसकी फिक्स पोजीशन है, 1 से लेकर 9 तक का। तो आपके दिमाग में ये भी आएगा, फिर जीरो का कुछ काम नहीं होता है, जीरो का बहुत बड़ा काम है। लेकिन जब हम लोशो ग्रिड को जब फिल करते हैं या जब इसके ऊपर काम करते हैं स्टार्टिंग में, वहाँ पे हम जीरो को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ ग्रिड फिलिंग के अंदर बाकी जीरो की कैलकुलेशन की जाती है। ये जो लोशो ग्रिड है, ये 8 योग क्रिएट करती है, या इसके 8 प्लेन्स होते हैं। चाइनीज़ में इसको प्लेन बोलते हैं, लेकिन हम वैदिक संस्कृति वाले हम इसको योग बोलते हैं। इसमें होते हैं 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल। इस तरीके से आप देखिए, इसकी टॉप रो की कैलकुलेट कीजिए। 492 को काउंट करेंगे तो 15 आएगा। मिडिल रो को काउंट करेंगे 357 तो भी 15 आएगा। 816 बॉटम रो को काउंट करेंगे तो भी 15 आएगा। अगर वर्टिकल 438 को काउंट कीजिएगा तो भी 15, 951 को काउंट करेंगे तो भी 15 आएगा, और 276 को अगर काउंट करें तो भी 15 आता है। फिर आप डायगोनल क्रॉस करके देखिएगा, 456 की काउंट करेंगे तो भी 15, और 258 को ऐसे डायगोनली क्रॉस काउंट करेंगे तो भी 15। परफेक्ट स्कोर इसीलिए बोला जाता है, इसका किसी भी तरीके से काउंट कीजिए, इसका 15 आता है। और न्यूमेरोलॉजी जो इनको नॉलेज है और जो नए, उनको बता देता हूँ कि न्यूमेरोलॉजी तब तक उसको काउंट करती है तब तक वो सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो ये 15 जो नंबर है, इसको भी हम सिंगल डिजिट पे लाने के लिए क्या करते हैं, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा वहाँ पे 6। ठीक है, इसको किधर से भी काउंट कीजिएगा आप, ये 6 आपको काउंटिंग देगा। ठीक है, तो और बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारे एस्ट्रो फील्ड से लोग बैठे हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन है, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है उन लोगों की,
तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हम लग्जरी और भोग विलास का जो बात करते हैं वो ग्रह होता है शुक्र। वीनस ऐसा प्लेनेट है जो आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी देता है, आपको मैटेरियलिस्टिक जो भी विश होती है, जो भी डिजायर, जो भी आपके ऐशो आराम की चीज़ें, वो सब कौन देता है? शुक्र। तो आज के टाइम पे अगर बात करें हम, तो हर आदमी की क्या है, सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, आराम से हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम भौतिक युग में हैं और भौतिक चीज़ें होंगी तभी इस जीवन का सुख मिल पाएगा। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अगर 6 शुक्र अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस चीज़ों का देने वाला है या कारक है, तो यहाँ पे नंबर्स की इस दुनिया के अंदर ये 6 नंबर है, वो डिपिक्ट करता है वीनस को। इसीलिए जैसे शुक्र ज्योतिष के अंदर इम्पोर्टेंट है इस भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, वैसे ही धन लक्ष्मी के लिए ये लक्ष्मी नंबर है 6। अगर सर आपने देखा होगा तो ये आप जो लक्ष्मी यंत्र बनता है वो यही नंबर्स होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और ये कह सकता हूँ कि मैं आप किसी भी वाइट पेपर के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में रेड पेन लेकर ये 9 बॉक्सेस बना के ये ऐसे ही नंबर लिख दीजिए। इसको अपनी पूजा जहाँ भी आप करते हैं वहाँ पे रखिए और इसको रोज़ दिया धूप कीजिए। ये लक्ष्मी यंत्र की तरह काम करेगा और ये आपके घर में लक्ष्मी धन सबकी वर्षा जरूर कराएगा। तो ऐसे इसको इसीलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर और इसको मैजिकल स्क्वायर भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो ये दोषो ग्रिड है, अभी आप सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। आप सभी से ही काम करवाना है मुझे, आप सभी लोग जो आज का जो क्लास वर्क है वो पूरा करेंगे, क्योंकि आज रात को आपके नींद के अंदर भी आपको सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स चलेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर देता हूँ। जिसने भी अगर तरीके से इस चीज़ को आज देखा समझा, वो नंबर्स ही नंबर्स चलेंगे। और वो नंबर्स चलना कोई बुरी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ है और आगे बहुत हेल्प करेगी। तो एक तरफ ये लोशो ग्रिड का मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ है। अब एक हम काम करते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ठीक है। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम 17 सितंबर 1975, 17 सितंबर 1975, और उसके आगे मैंने मेल लिखा है। अगर किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो हम मेंशन जरूर करते हैं मेल, और अगर किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ होती है तो हम उसके आगे फीमेल जरूर मेंशन करते हैं। उसका रीज़न आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये डेट ऑफ बर्थ है तो विजिबल जो नंबर्स हैं उनको हम ग्रिड के अंदर फिल करते हैं। इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नंबर आएगा और जो लोशो ग्रिड के अंदर जिस बॉक्स के अंदर वो नंबर है उसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे नंबर प्लेस होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये मेरा कर्सर आपको 17 ये डेट है, तो सबसे पहले हम अगर 1 को उठाएं तो 1 कहाँ पे प्लेस होना चाहिए? बॉटम रो के अंदर, मिडल के अंदर, जहाँ पे ये इसकी पोजीशन है। तो 1 आ गया यहाँ पे। 1 के बाद में क्या है नंबर 7। 7 कहाँ पे आना चाहिए? मिडल रो के अंदर राइट साइड में। तो 7 यहाँ पे आ गया। ये डेट वाला पार्ट आपने फिल कर दिया। अब आगे आता है mm यानी कि मंथ वाला पार्ट। तो 0 को मैंने बोला था कि लोशो ग्रिड के अंदर फिल करते वक्त हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, बट एनालिसिस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो 0 को हम अभी के लिए हटा देते हैं। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो है 9। 9 नंबर कहाँ पे आना चाहिए? टॉप रो के मिडिल स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। अब डेट वाला पार्ट भी आपने फिल कर दिया और 9 नंबर मंथ वाला पार्ट भी आपने फिल कर दिया। अब ये देखिए, ये सेंचुरी और बर्थ ईयर है। चेक होता है ना, बैंक का चेक आता है ना आपके पास, चेक के ऊपर जो फॉर्मेट होता है ना DD MM YY, सेम वही है। तो अब हम सेंचुरी वाला नंबर उठाते हैं, तो वो क्या है 1। तो अब 1 कहाँ पे आएगा? जहाँ पे ये पहले 1 लिखा था उसी बॉक्स में 1 वहीं पे आएगा। तो ये 1 आ गया। फिर 1 के बाद है 9। तो 9 कहाँ पे आएगा? टॉप रो के अंदर मिडिल स्क्वायर के अंदर। फिर 7 बर्थ ईयर है
1975, तो 19 हमने फिल कर दिया। 7 तो 7 का आएगा मिडिल रो के अंदर राइट स्क्वायर के अंदर। 5 बचा, 5 आएगा आपका मिडिल रो के सेंटर स्क्वायर के अंदर। ये यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? इजी है, कर सकते हैं हम। अपनी जो सबकी जो आपकी मैं अभी बताऊंगा तब आप फिल कीजिएगा। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप नोट कर लीजिए, उसको नोट करके रखिएगा। एक बॉक्स बना के रखिएगा ग्रिड का और एक खाली बॉक्स रखिएगा, फिर उसको फिल कीजिएगा। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आगे मत भागिएगा, क्योंकि मैं आगे और चीज़ बता रहा हूँ। इसको करने के बाद फिर हम पूरा काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है या वापस रिपीट करूँ? एक बार वापस कर देता हूँ। सबसे पहले हम डेट का एग्जांपल लिया हमने 17 सितंबर 1975 और मेल पर्सन है, तो डेट में से नंबर 1 को उठाया, तो 1 कहाँ पे फिल किया? जहाँ पे ये इसकी पोजीशन है नीचे बॉटम रो के अंदर सेंटर स्क्वायर के अंदर। फिर 7 मिडिल रो के अंदर राइट साइड में। फिर 0 हम लोशो ग्रिड के अंदर फिल नहीं करते हैं। फिर बचा 9 को हमने टॉप रो के मिडिल स्क्वायर में रखा। फिर 1 को हमने 1 के साथ में प्लेस कर दिया। फिर 9 को हमने 9 के साथ में प्लेस किया। फिर 7 को हमने 7 के साथ में प्लेस किया। और जो 5 है उसको हमने मिडिल रो के सेंटर स्क्वायर के अंदर प्लेस कर दिया एज पर लोशो ग्रिड। यहाँ तक क्लियर है? म्यूट हो गए, आवाज़ आएगी नहीं, हैंड रेज कर सकते हैं, वो मुझे दूसरी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा जी। थैंक यू जी, ओके। फिर आप आगे चलते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया, जो विजिबल आपको नंबर्स दिखे वो आपने इस ग्रिड के अंदर फिल कर दिए। लेकिन अभी लोशो ग्रिड फिल होना बाकी है, अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। अब इसके बाद में कैलकुलेटेड नंबर हम करते हैं। वो 3 नंबर्स होते हैं, कल मैंने आपको बताया था और आज नोट कर लीजिए आप। जो कैलकुलेटेड नंबर होंगे, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वो सबसे फर्स्ट नंबर आता है साइकिक नंबर, जिसको मूलांक भी बोला जाता है, जिसको ड्राइवर भी बोला जाता है और जिसको बेसिक नंबर भी बोला जाता है। दूसरा जो नंबर कैलकुलेट किया जाता है वो है लाइफ पाथ नंबर, जिसको भाग्यांक भी बोला जाता है, जिसको कंडक्टर भी बोला जाता है और जिसको डेस्टिनी नंबर भी बोला जाता है। थर्ड जो नंबर हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज द कैलकुलेटेड नंबर कुआं नंबर, यानी के नंबर, जिस द मोस्ट रिलीवेंट अनविजुअल नंबर, जो आपको दिखाई नहीं देता, उसमें सबसे मोस्ट रिलीवेंट नंबर है वो है के नंबर। मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं सेकेंड डे की क्लास के एंड में एक टिप जरूर दूंगा जो आपके सबके काम आएगी, और आज वो मैं जरूर दूंगा। आप उसको यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो ये 3 नंबर्स होंगे जो हम कैलकुलेट करते हैं, साइकिक नंबर मूलांक, लाइफ पाथ नंबर भाग्यांक और कुआं नंबर। कुआं नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ लोशो ग्रिड के अंदर ही चलता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर या पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के अंदर कुआं नंबर को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है, राइट। अब देखिए, ये आपने अभी तक ये लोशो ग्रिड हमने इस डेट ऑफ बर्थ का जो स्पेसिमेन लिया था इसका हमने यहाँ तक फिल कर दिया था। अब हम कैलकुलेट करते हैं साइकिक नंबर सबसे पहले, लाइफ पाथ नंबर एंड कुआं नंबर थर्ड। जिन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ प्लीज़ हैंड डाउन कर दीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं एंड में सबके क्वेश्चन के जवाब दूंगा। कोशिश ये करूंगा जो भी आपकी क्यूरी है वो इसी सेशन में मैं क्लियर कर दूं, और अगर सेशन एंड में कुछ बचता है तो हम बात करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइकिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मूलांक। मूलांक होता है आपकी जो जन्म तारीख है उसमें से तारीख जो डिजिट बनते हैं उनका योग, सम टोटल ऑफ द डेट ऑफ योर बर्थ, यानी डी वाला पार्ट। जैसे इसके अंदर इस बर्थ डेट के अंदर 17 है डी वाला पार्ट, तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे, 1 + 7 = 8, राइट। तो साइकिक नंबर क्या हो गया, 8 इस डेट ऑफ बर्थ के लिए। सेकंड जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आता है आपका लाइफ पाथ नंबर, यानी कि भाग्यांक, कंडक्टर, कुछ भी बोलिए, डेस्टिनी नंबर।
तो ये क्या होता है, सम ऑफ टोटल होल डेट ऑफ बर्थ, उसके अंदर डी प्लस डी डेट वाला पार्ट, एम प्लस एम मंथ वाला पार्ट, और वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई यानी कि सेंचुरी और बर्थ ईयर। ये 8 नंबर 8 डिजिट की जो टोटल होती है वो होता है आपका लाइफ पाथ। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें 1975 की, तो 1 प्लस 7 यानी कि डी प्लस डी, फिर प्लस 0 प्लस 9 यानी कि एम प्लस एम, फिर प्लस 1975 वाई 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 वाई, इन सब का टोटल किया तो आया 39। अब इसको मैंने बोला था हम लोग इसको सिंगल डिजिट तक लाते हैं, तो 3 प्लस 9 39 का 3 प्लस 9 किया तो आया 12, अभी भी डबल डिजिट के अंदर है। फिर इसको और काउंट करेंगे तो 1 प्लस 2 से बना 3। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ वाले पर्सन का जो लाइफ पाथ बना वो बना 3, और जो साइकिक वाला पार्ट था यानी कि जो डेट वाला पार्ट था उसको काउंट किया 17 में 1 प्लस 7 तो हुआ 8। तो थर्ड था वो आता आपका कुआं नंबर। मैंने बोला था जब भी हम कंसल्टिंग करते हैं, जो भी हमारे पास कंसल्टिंग के लिए आते हैं, तो जब हम डेट ऑफ बर्थ का इनपुट लेते हैं उसके साथ में मेल और फीमेल जरूर पूछते हैं। उसका रीजन यहाँ पे समझ में आएगा कि जो कुआं नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो मेल पर्सन्स के लिए अलग है और फीमेल पर्सन के लिए अलग होता है। इसका फॉर्मूला ये है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 11 फॉर मेल पर्सन के केस में। अगर आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ आती है और मेल पर्सन है और उसका अगर आपको कुआं नंबर कैलकुलेट करना है तो आप सबसे पहले लिखिए 11, उसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिए यानी कि माइनस कीजिए ये जो पार्ट था ना वाई 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 यानी कि सेंचुरी और बर्थ ईयर। इस एग्जांपल के अंदर 1975 इसको हमने काउंट किया तो क्या आया 1 प्लस 9 10 प्लस 7 17 प्लस 5 22, इसको सिंगल डिजिट पे लाए 2 प्लस 2 तो आया 4। तो 11 माइनस 4 किया तो इन मेल पर्सन का जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है उनका कुआं नंबर आया 7। क्लियर है यहाँ तक। और अगर ये फीमेल की डेट ऑफ बर्थ होती तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला होता, जहाँ पे आपने मेल केस के अंदर 11 में से सब्सट्रैक्ट किया था, वहीं फीमेल के केस के अंदर 4 प्लस करना है आपको। किसके साथ में 4 को प्लस करना है, वही आपकी जो y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई इसकी जो टोटल थी यानी कि 22। 1975 को हमने काउंट किया, 22 से बना 4, तो 4 ये फॉर्मूला वाला प्लस और प्लस ये 1975 की टोटल 4, तो 4 प्लस 4 हुआ 8। अगर ये किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ होती तो उसका कुआं नंबर होता 8। यही रीज़न है कि जब हम डेट ऑफ बर्थ के ऊपर वर्क करते हैं तो वहाँ पे हम मेल और फीमेल इसीलिए मेंशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार हैंड रेज करिए, आगे बढ़े, नहीं तो मैं वापस रिपीट करने को तैयार हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए जो आपने कैलकुलेट नंबर किए वो क्या किया था आपने, साइकिक नंबर 8 आया, लाइफ पाथ नंबर 3 और कुआं नंबर 7 आया क्योंकि ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले आपने साइकिक कैलकुलेट किया, फिर लाइफ पाथ कैलकुलेट किया और फिर कुआं नंबर कैलकुलेट किया। ये एक सिमेट्री है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं उस वक्त चलता है फर्स्ट नंबर पे साइकिक, सेकंड कैलकुलेशन होती है हमारी लाइफ पाथ की और थर्ड होता है हमारा कुआं नंबर। लेकिन जब लोशो ग्रिड के अंदर जब फिल करना होता है तब ये सिमेट्री उल्टी हो जाती है, यानी कि सबसे पहले जो सबसे लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था उसको सबसे पहले फिल करते हैं, यानी कि सबसे पहले कुआं नंबर को फिल किया जाएगा। तो कुआं नंबर क्या है, 7 आया। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर हमने एक अलग कलर से 7 को फिल कर दिया ताकि हमको ये याद रहे कि जो ये डिफरेंट कलर से नंबर लिखा हुआ है ये कैलकुलेटिव नंबर है और जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो
विजुअल नंबर थे जो कैलकुलेट नहीं हुए थे, वो डेट ऑफ बर्थ के अंदर थे। जो सेकंड नंबर जो फिल करते हैं वो आता है लाइफ पाथ नंबर। तो इस केस के अंदर लाइफ पाथ नंबर 3 है, इस 3 को हमने यहाँ पे फिल कर दिया मिडिल रो के अंदर लेफ्ट स्क्वायर के अंदर। तो अब ये 2 नंबर आपने फिल कर दिए, पहले कुआं नंबर फिर लाइफ पाथ नंबर। अब यहाँ पे आपको ब्रेक लगाना है, पॉज करना है। साइकिक नंबर लोशो ग्रिड के अंदर फिल करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम चेक करते हैं या जिनको आप रूल्स बोल सकते हैं। वो रूल्स समझिए और उनको नोट कर लीजिएगा। वो रूल है, आप जब भी साइकिक नंबर लोशो ग्रिड के अंदर भरें उससे पहले आपको क्या चेक करना है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके पास है क्या वो सिंगल डिजिट है, यानी कि उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 के बीच में है, तो साइकिक नंबर लोशो ग्रिड के अंदर फिल नहीं किया जाएगा। ये फर्स्ट रूल है। उसका रीजन क्या है कि जब डेट सिंगल डिजिट के अंदर है तो जब आप D+D करोगे तो सेम ही तो नंबर होगा, इसीलिए वो डेट ऑफ बर्थ और साइकिक नंबर सेम होगा, इसलिए हम उसको फिल नहीं करते हैं। सेकंड रूल देखिए, अगर साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर सेम हो तब भी हम साइकिक नंबर को फिल नहीं करेंगे, सिर्फ लाइफ पाथ तक फिल करके छोड़ देंगे। और थर्ड कंडीशन, जो थर्ड रूल आता है वो ये आता है, अगर उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 हो तो भी साइकिक नंबर फिल नहीं किया जाएगा। क्यों? अगर DD वाले पार्ट को आप ऐड करोगे तो 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा, अगर 20 वाले केस में 2 + 0 करोगे तो भी 2 आएगा, और 30 वाले केस में 3 + 0 करोगे तो भी 3 आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ और साइकिक नंबर सेम हो गए, इसीलिए इसको फिल नहीं किया जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं है तब आप साइकिक नंबर फिल कर सकते हैं लोशो ग्रिड के अंदर। तो इस पे ये जो एग्जाम्पल की डेट लिए इसके अंदर साइकिक जो हम देखें तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में नहीं है, यानी कि हम साइकिक नंबर फिल कर सकते हैं। फिर आए हम सेकंड कंडीशन के ऊपर, उसमें लिखा है क्या साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर सेम है, तो साइकिक नंबर तो 8 है और लाइफ पाथ नंबर 3 है, तो सेम नहीं हुआ, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई। थर्ड रूल क्या बोलता है, क्या डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 है, तो यहाँ पे तो डेट ऑफ बर्थ 17 है, तो ये तीनों कंडीशंस रॉन्ग है, तब हम साइकिक नंबर को फिल करेंगे। तो साइकिक नंबर जो इसका 8 है वो 8 नंबर कहाँ जाएगा, बॉटम रो के अंदर लेफ्ट वाले स्क्वायर के अंदर, यहाँ पे आ गया आपका ये 8 नंबर। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? वापस रिपीट करूं? ओके, वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जो हमने साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर और कुआं नंबर कैलकुलेट किया वो तो समझ में आ गया था सबको, वो तो क्लियर था। अब करना क्या है सर, जो कुआं नंबर आपने कैलकुलेट किया उसको सबसे पहले फिल कर दीजिए। तो कुआं नंबर आया था इसका 7, तो हमने 7 वाले बॉक्स के अंदर एक 7 लिख दिया, अलग कलर से लिखा ताकि हमको ये ध्यान रहे कि ये कैलकुलेटिव नंबर है, ठीक है। फिर था आपका लाइफ पाथ नंबर, इसी डेट ऑफ बर्थ के एग्जाम्पल के थ्रू, तो वो आया था 3, क्योंकि जब सबका टोटल किया 39 बना, 39 से 12 और 12 से 3 बना। तो हमने 3 को कहाँ पे लिखा, मिडिल रो के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर, जहाँ 3 की पोजीशन है लोशो ग्रिड के अंदर। अब जब साइकिक नंबर आपको फिल करना है उसके पहले आपको 3 चीज़ें चेक करनी है, सिंपल सी बता देता हूँ। अगर सिंगल डिजिट के अंदर डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर है, जो अभी आके गई 4 नवंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरी लोशो ग्रिड जब बनाएंगे उसके अंदर साइकिक नंबर फिल नहीं होगा, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ और साइकिक नंबर सेम ही है। दूसरी कंडीशन ये चेक करते हैं कि जैसे साइकिक नंबर 8 आ रहा है फॉर दिस एग्जांपल, और लाइफ पाथ नंबर भी 8 आ जाए, तो लाइफ पाथ तो आपने फिल कर दिया, फिर साइकिक नंबर भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थर्ड ये देखना है क्या उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 तो नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशंस नहीं मिलती है देन यू हैव टू फिल साइकिक नंबर इन लोशो ग्रिड। क्लियर? अभी क्लियर है? तो अब क्या कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।
आप सभी लोगों के पास में लोशो ग्रिड आपने नोट कर लिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपके पास में है। आप सब लोग उन बॉक्सेस के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए जो विजिबल है। सबसे पहले डेट, मंथ, ईयर, फिर 3 नंबर कैलकुलेट करने हैं आपको। साइकिक नंबर के अंदर तारीख का जोड़ यानी कि D+D। अगर सिंगल है तो एक ही रहेगा, डबल है तो उनको जोड़ लीजिए। अगर मंथ में सितंबर तक है, अक्टूबर तक है जब तक ठीक है, फिर नवंबर दिसंबर में काउंट करना पड़ेगा। और जो सेंचुरी और बर्थ ईयर वाला पार्ट है उसको काउंट करना है। इन सबको काउंट करेंगे तब बनेगा आपका लाइफ पाथ। हुआ नंबर अगर जितने भी मेल बैठे वो 11 में से इस YY की काउंट को सबट्रैक्ट कर दीजिए, और जितनी भी फीमेल्स नारी शक्ति बैठी है वो 4 प्लस करके अपने जो बर्थ ईयर सेंचुरी का टोटल है उसको उसके साथ ऐड कर दीजिए, कुआं नंबर आ जाएगा। कुआं नंबर आपको सबसे पहले फिल करना है, अलग कलर से कीजिएगा, फिर लाइफ पाथ कीजिएगा। उसके बाद रुकिए, 3 कंडीशन चेक कीजिए, क्या डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट की है यानी कि 1 से 9 है तो साइकिक नंबर नहीं भरना। अगर साइकिक और लाइफ पाथ सेम है तो भी साइकिक नंबर नहीं भरना, और अगर डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 है तो भी साइकिक नंबर नहीं भरना। इतना सा काम करना है आप लोगों को, हो जाएगा ना। सबसे पहले जो ये काम करेगा और जो ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देगा उसको एक सरप्राइज 4th डे के अंदर जरूर मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी के अंदर गलत पोस्ट मत कर देना, इसलिए पहले आराम से कैलकुलेट कीजिए और फिर ग्रुप के अंदर फटाफट से पोस्ट कर दीजिए। अपनी ग्रिड बना के स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको भेज दीजिए ग्रुप के अंदर। चेक करेंगे इसका सही है इसका गलत है, तो अब आप लोग अपने काम पे लग जाइए। आराम से जैसा मैंने बताया वैसा कीजिए और ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिए अपनी ग्रिड बना के। डॉक्टर राजवीर कौर जी क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेट वाज टू स्लो। ये तो मैं पहले से ही बोलता हूँ कि अपनी जब आप क्लास के लिए बैठे तो अपनी नेट क्वालिटी पहले चेक कर लीजिए, कहाँ पे अच्छा नेट आ रहा है वहीं पे आप बैठे। क्या बात है, सब इतनी स्पीडली चल रहे हैं, सबने पहले से ही तैयार कर रखा था क्या? वाह, चलिए चलिए चलिए। फर्स्ट आ गया तो पीछे वाले रुक मत जाना कि बस ये तो फर्स्ट आ गया उसी का ही कुछ होना है, फिर हम लोग क्यों करें। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, एक और सरप्राइज। हम फर्स्ट को तो कंसिडर करेंगे, जो राइट्स करेक्ट होगा उसको, उसके अलावा रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा नंबर, और फिर डे 4 यानी कि परसों कुछ बताते हैं। जब सबका हो जाए तो यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे अपनी डेट जो आप ग्रिड भेज रहे हैं, अपनी डेट के सामने आपका जेंडर लिखा हुआ होना चाहिए। लोशो ग्रिड के साथ में अपनी डेट को बॉक्स फिल करके फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। जल्दीबाजी में नहीं भागिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नाम होगा, आपका जेंडर होगा साथ में, तभी काम होगा उसके ऊपर। पूनम जी क्या बता रहे हैं आप? हाँ सही है। कीजिए कीजिए कीजिए, वर्षा जी, शैलजा जी, मेल फीमेल जरूर लिखिएगा। कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट किया वो भी तो पता चलना चाहिए मुझे। ठीक है, गुड।
हो गया? चलें आगे अब, या बाकी है किसी का? कोई बात नहीं, आप पोस्ट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे वापस अपने आज वाली को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक ठीक है। चलें आगे अब। चलिए, ओके। अब देखिए, जो आपने कैलकुलेट किया, अब इस चीज़ को देखिएगा, नंबर्स की पावर कैसे हम काउंट करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने पहले विजिबल नंबर्स को लोशो ग्रिड के अंदर फिल किया, फिर आपने कैलकुलेट किए साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर, कुआं नंबर, उनको कैलकुलेट करके फिल किया एज पर रूल्स साइकिक के जो भी थे वो। अब जो नंबर आपकी, जो अब ये ग्रिड तैयार हो गई आपकी एज पर लोशो, तो अब उसके अंदर हमको नंबर्स की पावर चेक करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। अभी आप नोट मत कीजिएगा, जब मैं बताऊं उस वक्त आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जब आप कल बैठें, जब आप कल आए क्लास के अंदर, तो ये आपकी शीट आपके पास में होगी, तब आपको पता चलेगा कौन सा नंबर कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम डी डी एम एम वाई 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 वाई, ये डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लिया जैसे हमने, तो वो था, देखो डी की जो पावर होती है ना, जैसे ये एग्जाम्पल था 17/9/1975, तो जो डी वाला पार्ट था 1 और 7, इनकी पावर होगी 100%, 100% प्लस 100%, ठीक है। फिर जो मंथ आता है, जो मंथ आया था, सितंबर था या नवंबर होता, तो जो 2 डिजिट होगी उस मंथ की, उसकी भी पावर कितनी होगी? 100 प्लस 100। अगर सिंगल डिजिट का मंथ है तो वहाँ पे एक नंबर 100 होगा। अगर जैसे 11 हो गया तो वहाँ पे 1 की भी पावर 100 होगी और अनदर 1 की भी 100 होगी। दिसंबर में 1 की पावर 100, 2 की पावर भी 100 होगी। जो सेंचुरी आता है 19 जो लिखते हैं हम, या अभी के जो कॉन्टेस्ट में बात करें जो 20 लिखते हैं, ये सेंचुरी की पावर जो 2 डिजिट है 1 और 9, जो 1 की पावर 45% और दूसरे 1 यानी 9 की पावर भी 45%। अगर 2000 की बात करें तो 2 नंबर की पावर 45%, 0 की तो आ नहीं सकती है। लेकिन जो बर्थ ईयर है, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर था 75, तो 1975 था, तो 19 तो हो गया 45 45 और 75 है वो होगा 100 और 100। जैसे अगर आज भी जो साल चल रहा है 2022, तो अगर इसकी पावर देखेंगे तो 2 की पावर 100, 0 की पावर को हम काउंट नहीं करेंगे, फिर बचा 22, तो 2 की पावर 100 और 2 की पावर 100। तो फर्स्ट सेंचुरी वाला जो था उसकी तो 45 काउंट होगी और बाकी के जो होंगे उनकी 100 काउंट होगी। ऐसे समझिए, आपको और समझ में आ जाएगा। ये डी वाला जो पहली डिजिट होगी वो 100% काउंट, उसकी पावर 100 होगी। सेकंड जो डिजिट है डेट का, उसका 100%। स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। मंथ की डिजिट 100%, सेकंड मंथ होगा जैसे 11 या 12 हो तो उसकी भी पावर 100%। जो सेंचुरी वाली फर्स्ट 2 डिजिट होती है उनकी पावर 45% और जो बर्थ ईयर है उसकी पावर 100। अब जो हमने कैलकुलेट नंबर किए थे, यानी कि साइक्लिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर और कुआं नंबर, उनकी पावर कैसे काउंट करते हैं? जो साइक्लिक नंबर आया उसका हम काउंट करते हैं 100%। जो लाइफ पाथ नंबर आया उसकी पावर हम काउंट करते हैं 100% और जो कुआं नंबर आया उसकी हम पावर काउंट करते हैं 30%।
क्लियर यहाँ तक? अब अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपना काम करें तो आपको हेल्प मिलेगी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब जने, ताकि आप अपनी जो आपने चार्ट बनाया है उसके नीचे अभी मैं बताता हूँ आपको पावर्स कैसे निकालनी है। तब पता चलेगा आपकी लाइफ के अंदर कौन सा नंबर क्या ट्रेड्स दे रहा है। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट होपफुली? ओके, थैंक यू। तो अब देखिए, जैसे ही एग्जांपल आप स्क्रीन के ऊपर देखते जाइए, अभी फिर नोटिंग कर लीजिएगा। ये 1975 लिया था, तो 17 वाला डेट के पार्ट में 1 की पावर 100, 7 की पावर 100, अगर यहाँ पे 0 की जगह कोई दूसरा नंबर होता तो 100, ये मंथ वाला 9 इस डिजिट की पावर 100, सेंचुरी वाला 1 इसकी पावर 45, सेंचुरी वाला 9 इसकी पावर 45, लेकिन बर्थ ईयर वाला 7 उसकी पावर 100, और 75 वाला 5 उसकी पावर भी 100। ये समझ में आ गया? आप क्लियर है? अब जो साइकिक नंबर हमने निकाला था 1 + 7 8, तो जो ये 8 नंबर यहाँ पे फिल किया इसकी पावर 100, जो लाइफ पाथ हमने 3 निकाला ये यहाँ पे फिल किया इसकी पावर भी 100, जो कुआं नंबर वाला 7 ये फिल किया इसकी पावर हो गई 30%। बड़े आराम से देखिए स्क्रीन को, आपको समझ में आ जाएगा। अभी कुछ भी नोट डाउन मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो सब अपनी डेट ऑफ बर्थ के ये पावर टेबल आप खुद निकाल लेंगे। समझिए, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1। तो 1 नंबर को देखिए आप, सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है? 1 नंबर आ रहा है डेट के अंदर 17 यानी कि 1। तो यहाँ से 1 उठाए, इसकी पावर कितनी है? 100, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 100। दूसरा 1 आपको कहाँ दिख रहा है? सेंचुरी वाले नंबर में, इसकी पावर कितनी है? 45, तो दूसरी बार 1 आया उसको लिख दिया हमने 45। तो अब इसको काउंट किया तो क्या हुआ? ये 1.45 हुआ। यहाँ पे राउंड ऑफ वाला सिस्टम चलता है। अगर 50 से नीचे है तो प्रीवियस नंबर के ऊपर रहेगा, अगर 0.50 से ज़्यादा निकलता है तो आगे वाले नंबर के ऊपर चला जाता है। तो ये 1.45 है, यानी कि 0.5 से नीचे है, तो 1 की पावर कितनी हुई? 1। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट नंबर आता है 2। आपको कहीं दिख रहा है 2 नंबर? 2 हमको कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने मिसिंग। जो नंबर आपकी लोशो ग्रिड के अंदर नहीं है वो मिसिंग आ जाएगा। 3 नंबर कहाँ पे आता है? डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन 3 नंबर आ रहा है, वो किससे आ रहा है? लाइफ पाथ से। तो लाइफ पाथ वाले नंबर की पावर कितनी होती है? 100%। तो 3 के आगे लिख दिया हमने 100 = 1, तो 3 की पावर हो गई 1। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर ना तो डेट ऑफ बर्थ में ना ग्रिड पे, तो 4 नंबर मिसिंग लिख दिया इसके आगे। 5 नंबर कहाँ से आया? 5 नंबर आया आपके बर्थ ईयर में से, 75 जहाँ लिखा है, 5 की पावर है 100, तो हमने 5 के आगे लिखा 100 और इसकी पावर हो गई 1। 6 की बात करें तो 6 लोशो ग्रिड के अंदर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? मिसिंग। अगर 7 की बात करें तो 7 देखिए सबसे पहले आया डेट ऑफ बर्थ 17 में से 7, इसकी पावर कितनी है? 100, तो लिख दिया 100। दूसरा 7 कहाँ से आया? बर्थ ईयर में से, इसकी पावर कितनी है? 100, तो फिर लिख दिया 100। तीसरा 7 कहाँ से आया? कुआं नंबर से आया, इसकी पावर कितनी है? 30, तो हमने लिख दिया 30। 100 + 100 + 30 यानी कि 1 + 1 + 0.30, तो ये हो गया 2.30। और जैसा मैंने बताया राउंड ऑफ सिस्टम चलता है, अगर 0.50 के नीचे है तो प्रीवियस नंबर के ऊपर होगा, और 0.50 से ज़्यादा है तो हम उसको नेक्स्ट नंबर पे ले लेते हैं। तो इसकी पावर 2.30 आई, हमने इसको 2 पे लिया। अगर इसकी पावर 2.50 के ऊपर होती तो हम इसको 3 पे ले लेते। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लेकिन लोशो ग्रिड में है। कहाँ से आया? साइकिक नंबर से। तो साइकिक नंबर की पावर कितनी होती है? 100, हमने 8 के आगे लिखा 100, 100 से बना 1। जो 9 है, 9 कहाँ पे आ रहा है? 9 आ रहा है मंथ में, इसकी पावर कितनी है? 100, तो 100 लिख दिया यहाँ पे। फिर दूसरा 9 आ रहा है सेंचुरी के नंबर से,
उसकी पावर कितनी है 0.45 45%, तो यहाँ पे लिख दिया 45। 1.45 राउंड ऑफ किया, 0.5 से नीचे है इसलिए इसकी पावर 1। तो 1 की पावर 1, 2 मिसिंग, 3 की पावर 1, 4 मिसिंग, 5 की पावर 1, 6 मिसिंग, 7 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 9 की पावर 1। ये है आपका नंबर पावर चार्ट। इस तरीके से ये पावर चार्ट तैयार किया जाता है और आप सब लोगों को भी ये तैयार करना है। अपना पावर चार्ट अपने साथ में लेके बैठेंगे कल से क्लास के अंदर। जो कल से जो बात करूँगा मैं, तब आपको समझ में आने लग जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? आया समझ में? चलिए, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वापस से मैं बता देता हूँ। ये आपके सामने सिंपल सी चीज़ है, मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। आप इसको देख के भी आप अपनी पावर टेबल बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ताकि आप अपनी पावर टेबल बना सकें। स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं तो फिर इसको ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा। ओके, पावर ऑफ नंबर जैसे हमने निकाली, ये पावर चार्ट। अगर कोई भी नंबर 200% यानी कि 2 तो होता है वो बैलेंस नंबर। अगर कोई भी नंबर की पावर काउंट करने के बाद 200% हो यानी कि 2 हो तो वो होता है बैलेंस नंबर। अगर किसी भी नंबर की पावर बिलो 200 हो या ग्रेटर देन यानी कि ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा, 2.45 है ना, 2.75 है या 3 है या 4 है, वो हो गया आपका नॉन बैलेंस्ड। तो यानी कि किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको? इस नंबर के ऊपर जिसकी पावर 2 से ऊपर चली गई है, तो वहाँ पे उसकी पावर बढ़ गई है, उसको कम करना पड़ेगा। और जैसे किसी नंबर की पावर बिलो 200% है यानी कि 2 से नीचे है, यानी कि 1 है या 1.45 जो भी आप देख रहे हैं, वो भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये स्केल होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो भी खराब, अगर कम है तो भी खराब। ये इक्वल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। वो नंबर आपके लाइफ के अंदर रिजल्ट देगा। अगर ज़्यादा होगा तो भी गड़बड़, कम होगा तो भी गड़बड़ करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर्स की पावर 2 होनी चाहिए। 200% है वो नंबर बैलेंस है, और अगर 200% से ज़्यादा है या कम है वो इम्बैलेंस है। वो अपने ट्रेड्स कैसे देगा, वो आपकी लाइफ के अंदर क्या कैसे रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। नंबर्स को अटैच के डिटेल मतलब सॉरी हर एक नंबर मैंने बताया था आपको, हर एक प्लेनेट के साथ में कनेक्ट है। वो कैसे कनेक्ट है, उसका क्या रोल है, कैसे इफेक्ट देगा, क्या इन्फ्लुएंस आता है लाइफ के अंदर, उन सब के ऊपर बात करेंगे कल आराम से डिटेल में। तो होपफुली जो आज हमने बात की, तो सबसे पहले तो ये बताइए कौन कौन आज मज़ा नहीं आया, वो ऐसे थम्स अप बताइए, और जिनको कुछ अच्छा लगा है वो ऐसे थम्स अप बताइए। जो मेरी स्क्रीन के सामने वीडियो ऑन है, आप लोगों को ही सारा है, बाकी जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो अपनी पार्टी कंटिन्यू कीजिए, बट थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई नहीं समझ में आया हो तो बात कर सकते हैं।